हेलो एवरीवन, IB टीन क्लास में आपका स्वागत है। आज के पहले के लेक्चर में हम लोगों ने अलग एक कलेक्टर के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था पैराबोलिक थ्रोट कलेक्टर। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो लाइट आ रहा था और लाइट क्या कर रहा था, एक पॉइंट पे जो फोकल पॉइंट था वहाँ पर एक ट्यूब रख दिए थे और उस ट्यूब पे क्या कर रहा था, लाइट को कलेक्ट कर रहा था। यानी कि इससे पहले का पॉइंट में, इससे पहले के टॉपिक में पढ़े थे। आज हम एक नया टॉपिक, एक अलग तरह दूसरा कलेक्टर जो उसका दूसरा टाइप था वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पैराबोलिक डिश या उसी को इंजन सिस्टम भी कहते हैं। पैराबोलिक इंजन सिस्टम या पैराबोलिक डिश सिस्टम। आइए समझते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझने से पहले एक चीज़ स्टार्ट करते हैं क्या, हम लोगों ने अपने छत पर एक पावर डिश, सोलर डिश को सोलर डिश नहीं, जो डिश सिस्टम, डिश टीवी के लिए जो डिश लगाने में देखे होंगे, यानी कि जो टाटा स्काई जनरली जो रहता है कोई अलग अलग कंपनी का कुछ इस शेप का रहता है। आप देखे होंगे अपने छत पर कुछ इस शेप का रहता है और यहाँ पर एक रिसीवर लगा हुआ होता है। क्या होता है वो अलग टाइप में, उसमें क्या करते हैं, जस्ट उसी के शेप का यहाँ भी होता है क्या, पैराबोलिक डिश सिस्टम। पैराबोलिक डिश सिस्टम देखिए, यही इसका फिगर है। पैराबोलिक डिश सिस्टम जस्ट वैसा ही लग रहा है जैसा आप लोगों ने छत पर देखा था। अपना अपना जो डिश टीवी लगाए होते हैं अलग अलग टाटा स्काई अलग अलग कंपनी का अलग अलग, तो उसकी शेप का रहता है। यानी कि इसी के शेप का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिश सिस्टम, पैराबोलिक डिश सिस्टम या पैराबोलिक इंजन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं क्या कि हम लोग लाइट को क्या कर रहे थे, एक जगह पे सबसे पहले जमा कर रहे थे। अब लाइट को जमा करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स का यूज कर रहे थे। यानी कि कहीं पे हम लोग जो पिछला लेक्चर हम लोग पढ़े थे, पिछला लेक्चर में देखते थे क्या, पैराबोलिक थ्रॉट सिस्टम। वहाँ पे हम पैराबोलिक थ्रॉट का लगा करके लीनियर रिफ्लेक्टर, लीनियर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर था, वैसा रिफ्लेक्टर का हम यूज़ किए थे और उस रिफ्लेक्टर का यूज करके हम लोग लाइट को एक जगह पे जमा किए थे और जमा करके हम लोग क्या किए थे, वहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए थे। टेम्परेचर को इंक्रीज करके बाकी फर्दर प्रोसेस आपको पता है, वही प्रोसेस यहाँ भी करने वाले क्या, लाइट को तो एक जगह जमा करना ही है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड सोलर कलेक्टर का टाइप है। तो लाइट को क्या करना है, एक जगह पर जमा करना ही करना है, ये तो फिक्स है। अब लाइट को जमा करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड का यूज करेंगे, पैराबोलिक डिश सिस्टम का यूज करेंगे। पैराबोलिक डिश सिस्टम का यूज करेंगे और इसमें सबसे पहले देखिए क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन में देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे बात वहाँ देखेंगे। सबसे पहले कैसा दिखता है, तो डिश टाइप का दिखता है। कैसा दिखता है, डिश टाइप का, डिश शेप का दिखता है, पैराबोलिक डिश शेप का दिखता है। अब पैराबोलिक डिश शेप का जो दिखता है, इसमें पूछता है रिफ्लेक्टर कैसा होता है, कौन से शेप का है। तो हम तो रिफ्लेक्टर आपको ऐसे ही दिख रहा है क्या, पैराबोलिक शेप का। देखिए पैराबोलिक शेप का देखेंगे अगर तो पैराबोलिक शेप भी दो तरह का होता है, एक लीनियर पैराबोलिक होता है और एक स्फेरिकल पैराबोलिक होता है। तो अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। यानी कि जो लीनियर पैराबोलिक होता है वो कैसे बनता है, जैसे मान लेते हैं एक सिलेंडर है हमारे पास, क्या है सिलेंडर, एक सिलेंडर ले लिए, उस सिलेंडर को आधा काट दिए, उस सिलेंडर को आधा काट दिए तो उसका जो सरफेस होगा, इनर सरफेस होगा, वो क्या होगा, पैराबोलिक शेप का होगा। जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर था, ऐसे कोई सिलेंडर है, ऐसे कोई सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे कोई क्या है सिलेंडर है। इस सिलेंडर को हम लोग आधा ऐसे काट दिए। जब हम लोग आधा काट देते हैं तो आप देखिएगा और जो नीचे का बेस और ऊपर का बेस दोनों को हटा देंगे। हटाने से क्या दिखेगा, कुछ इस तरह का शेप दिखेगा और जो लीनियर रहेगा, लंबा रहेगा, ऐसे लंबा गया हुआ रहेगा लीनियर अंदर से, वो भी पैराबोलिक शेप का होता है। तो वो होता है लीनियर पैराबोलिक। लेकिन जब हम लोग बॉल जो होता है जिससे खेलते क्रिकेट खेलते हैं, उस बॉल को अगर आधा काट देते हैं तो काटने से क्या होता है, तो कुछ इस शेप का आ जाता है, वो भी इसी शेप का आएगा, लेकिन वो स्फेरिकल पैराबोलिक होगा। स्फेरिकल पैराबोलिक कहने का मतलब क्या होगा, वो लंबा नहीं गया होगा, पूरा का पूरा गोल होगा, स्फेरिकल होगा। इस सिलेंडर को काटेंगे, ये भी पैराबोलिक शेप का कटेगा, बट ये लंबा होगा, काटेंगे तो लंबा जाएगा, इसका जो हाइट होगा उस हाइट का क्या होगा, लंबा जाएगा। लेकिन जो बॉल को काटेंगे तो बॉल को काटने से क्या होता है कि वो स्फेरिकल शेप का बनेगा। स्फेरिकल शेप का बनेगा मतलब कैसा, इस शेप का बनेगा और वो एकदम लंबा नहीं रहेगा, पूरा का पूरा चारों तरफ से क्या रहेगा, स्फीयर की तरह ही रहेगा। तो इसमें भी देखिए जो कलेक्टर होता है, जो रिफ्लेक्टर होता है, जो रिफ्लेक्टर है, ये जो मिरर रिफ्लेक्टर जो यूज किए हैं वो किस शेप का होगा, तो ये स्फेरिकल पैराबोलिक होगा। स्फेरिकल पैराबोलिक यानी कि लंबा नहीं गया होगा। पैराबोलिक थ्रॉट, इसके पहले वाला सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे थे, लीनियर यूज कर रहे थे, वो लंबा था, प्लेट की तरह ऐसे था गया हुआ, स्फेरिकल था लेकिन लंबा गया था। इसमें लंबा नहीं जाता है, इसमें क्या होता है एकदम स्फेरिकल ही होगा। इसको चारों तरफ देखें तो स्फीयर के जैसा ही लगेगा, इसको मिला देंगे चारों तरफ से तो क्या हो जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। तो इसमें जो रिफ्लेक्टर यूज करते हैं वो कैसा रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, तो वो रिफ्लेक्टर यूज करते हैं स्फेरिकल पैराबोलिक। स्फेरिकल पैराबोलिक, पैराबोलिक डिश शेप में कैसा रिफ्लेक्टर होते हैं, तो स्फेरिकल पैराबोलिक होता है, यानी कि वो डिश शेप का होता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि ये कैसा शेप का होता है, ये डिश शेप का होता है। चलिए अब देखते हैं ये किस शेप का है, डिश शेप का है। ये जो रिफ्लेक्टर होता है बना हुआ, जो रिफ्लेक्टर होता है, आप घर में डिश टीवी जो लगाए होंगे, छत पर जो डिश टीवी लगा होता है, वो देखते होंगे एंटीना का बना होता है, मीटर का बना होता है, कोई भी जनरल एंटीना मतलब कि ये स्टील का बना होता है या आयरन का बना होता है। लेकिन जनरली जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, कैसी का बना होता है, मिरर रिफ्लेक्टर होता है, मिरर का होता है, यानी ग्लास मटेरियल का बना होता है।
ग्लास मटेरियल का बना होता है या एल्यूमिनियम का भी जनरली बना होता है और हाईली पॉलिश्ड किया हुआ होता है। हाईली पॉलिश्ड किया होता है ताकि उसका जो सरफेस है वो चमके, ताकि मोस्ट ऑफ द लाइट यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द लाइट पहुँच रहा है वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाए वापस वो रिसीवर में जमा हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये भी देखिए क्या है, कॉनकेव मिरर की जैसा ही लग रहा है। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन भी क्या है, कॉनकेव मिरर के जैसा ही है, पैराबोलिक शेप का है लेकिन ये कॉनकेव मिरर के जैसा है। पैराबोलिक शेप यानी कुछ ऐसा ही होगा, देखिए ये कुछ ऐसा ही शेप का होगा। अब ऐसा शेप का है तो इसका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ एक फोकस पॉइंट होगा, एक फोकल पॉइंट होगा जहाँ पे क्या होता है, जैसे कि इससे पहले के लेक्चर में भी हम आपको बता दीजिए फोकल पॉइंट का क्या फंडा था। फोकल पॉइंट में क्या था कि वहाँ पर लाइट क्या हो रहा था, फोकस हो रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है उस पॉइंट पे जमा हो रहा था। यहाँ भी वही बात होगा क्या जी, यहाँ पर ही क्या होगा, एक फोकल पॉइंट होगा। इस फोकल इसका कोई ना कोई फिक्स पॉइंट होगा फोकल। अब कोई भी लाइट अगर इससे पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, इस फोकस पॉइंट से होकर जाएगा, यहाँ से भी होकर जाएगा, यहाँ से भी होकर जाएगा, यही होकर जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जस्ट वही प्रोसेस यहाँ होता है क्या कि इसका भी एक अपना एक फोकस पॉइंट होगा। अब इसका जो फोकस पॉइंट होगा उस फोकस पॉइंट पे हम लोग रख देते हैं रिसीवर को। क्या रख देते हैं यहाँ पर एक रिसीवर को रख देते हैं। इस रिसीवर में क्या करता है कि लाइट जब यहाँ से आ रहा है तो इससे रिफ्लेक्शन के बाद, इससे परावर्तन के बाद क्या होता है, इस फोकस दूरी से होकर गुजरता है। क्योंकि कोई भी जो ले आ रहा है, लाइट आ रहा है, वो क्या होता है एक दूसरे के पैरेलल आता है। ये तो हम जान चुके हैं कि जो सन से जो आने वाली किरणें होती है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्शन का इस फोकस दूरी पे आ जाता है और इस फोकस दूरी पे रखा होता है क्या, रिसीवर। इसी रिसीवर से क्या होता है, फ्लूइड को पास करते हैं और फ्लूइड क्या होता है, गर्म होता है। ये तो आप इसे जानते हैं। फिर क्या है, इस रिसीवर को सपोर्ट करने के लिए कहाँ पे इस रिसीवर को रखना है, इस रिसीवर को रखना है इसके फोकस पे। इसका फोकस स्पेस में होगा, मतलब यहाँ पे हवा में रहेगा नहीं, इसको तो कुछ सपोर्ट देना होगा। उसके लिए एक सपोर्ट लगा होता है जो इस रिसीवर को इस डिश से पकड़ के रखता है, इस डिश को, इस रिसीवर को हटने नहीं देता है, उसको इस फोकस दूरी पे ही रहने देता है ताकि वहाँ पर लाइट क्या हो, मोस्ट ऑफ द मोस्ट लाइट वहाँ से जमा हो और वहीं से पास करे। तो ये क्या होता है, सपोर्ट लगा होता है। अब एक डिश हो गया, जो रेडिएशन आ रहे हैं, रिसीवर हो गया, यहाँ तक तो आप जान गए। अब जानते हैं क्या है कि ये क्या है, ट्रैकिंग मैकेनिज्म। हम लोग देखे थे क्या कि सन को ट्रैक करना है, इसमें भी सन को ट्रैक करना होता है। सन को ट्रैक कैसे करना होता है, यहाँ पर जैसे सन है तो क्या होगा, ऐसे घूम रहा है, जिधर जिधर घूमेगा सन उधर ये भी घूमेगा। तो ये भी देखिए यहाँ पर एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है। यहाँ पर जो क्या करेगा, सन को ट्रैक करेगा। जब सन इधर है तो इधर ट्रैक करे हुए हैं, सन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये सन यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ पर इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर सन ट्रैक करेगा। हम लोग बताए थे इससे पहले के लेक्चर में पैराबोलिक थॉट सिस्टम में बताए थे क्या कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक्सिस के अबाउट सन को ट्रैक करता है। वो जो रोटेशन होता है वो सिर्फ और सिंगल एक्सिस के अबाउट होता है। आप बताए थे वहाँ पर, आप देखेंगे लेक्चर में तो वहाँ बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सन को ट्रैक करता है, मान लेते हैं क्या पैराबोलिक डिश है, इस मान लीजिए इसको क्या है, पैराबोलिक डिश है। ये क्या करता है, सन को ऐसे ऐसे तो ट्रैक करता है, मतलब सन अगर इधर से इधर जा रहा है तो सन को ऐसे भी ट्रैक करेगा और सन क्या होता है कभी कभी इसे ऊपर उठ कर भी जाता है, सन को ऊपर भी ट्रैक करेगा। मतलब कि ये इधर भी रोटेट करेगा, ये ऊपर भी रोटेट करेगा, मतलब कि ये दोनों एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। यानी कि एक इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, दूसरा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। यानी कि ये दोनों एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, इसका रोटेशन होता है। इसका जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है ना वो 2 एक्सिस के अबाउट होता है। जो रोटेशन होता है इसका 2 एक्सिस के अबाउट होता है। यानी कि ये ट्रैकिंग मैकेनिज्म है जो अर्थ को ट्रैक करेगा, सॉरी सन को ट्रैक करेगा। जो सन को ट्रैक करेगा वो ट्रैकिंग मैकेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, एक एक्सिस के अबाउट यानी कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा और इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा। यानी कि 2 एक्सिस के अबाउट क्या करता है, ये रोटेट करता है। ये भी हो गया। यहाँ पे जो रिसीवर होता है वो किस पॉइंट पे रखे होते हैं, ये भी हम बता दिए कि फोकस पॉइंट पे रखे होते हैं। सब कंस्ट्रक्शन अभी देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म है जो सन को ट्रैक करेगा। एक जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म होता है 2 एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, एक एक्सिस मतलब कि एक ए एक्सिस, एक बी एक्सिस, 2 एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। फिर क्या होता है कि रिफ्लेक्टर मिरर होता है। मिरर होता है जो क्या रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, जनरली ग्लास मटेरियल का बना हुआ होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है ताकि मोस्ट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करे। दूसरा होता है क्या चीज़, यहाँ पर रिसीवर होता है जो लाइट को क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है, या इसी को एब्जॉर्बर भी बोल सकते हैं जो एब्जॉर्ब करता है लाइट को। और एक क्या होता है, जो रिसीवर होता है वो एक स्टैंड के थ्रू लगा होता है। यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड के थ्रू लगा हुआ होता है। यहाँ से रेडिएशन सारे सन है, इसका कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए। अब इसका वर्किंग देखते हैं जनरली। तो वर्किंग देखिए कैसे होता है, यहाँ से लाइट आया, सन से लाइट आया, वर्किंग तो समझ लेंगे आप। सन से लाइट आया, रिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि सारे के सारे जो सन से आते हैं वो पैरेलल आते हैं, एक दूसरे के पैरेलल आते हैं। और जो पैरेलल लाइट होता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाता है, फोकस पॉइंट से। और फोकस पॉइंट पे रखा हुआ कौन है, रिसीवर। यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होकर इस फोकस पॉइंट से होकर के गुजरता है। और जैसे ही इस फोकस पॉइंट से होकर के गुजरता है
वहाँ पर रिसीवर रखा होता है और रिसीवर जो क्या करता है हीट को रिसीव कर लेता है, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है किसी एक पॉइंट पे हो रहा है, यानी कि क्योंकि इधर भी स्फेरिकल है, इधर भी स्फेरिकल है, इधर भी स्फेरिकल है, इधर भी स्फेरिकल है, तो क्या कर रहा है किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है फोकस कर रहा है और इस पॉइंट पे रखा हुआ है रिसीवर। यहाँ पर रिसीवर से जो फ्लूइड पास कर रहे हैं वो फ्लूइड क्या हो जाता है गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वापस जो प्रोसेस होता है आगे स्टोरेज में जमा होता है, वहाँ से हीट एनर्जी मतलब हीट एक्सचेंजर में जाता है, हीट एक्सचेंजर से बिजली बनता है। वो आप प्रोसेस वही है जो आप पढ़े हैं इससे पहले CSP का जो इंट्रोडक्शन दिए थे। यहाँ पर क्या है लाइट क्या होगा, यहाँ पर इस पर पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है, यानी कि ये वर्किंग हो गया सीधा से। फिर क्या होता है ये जो यहाँ पर क्या होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तापमान बढ़ेगा। तो यहाँ टेम्परेचर कितना मिलता है, तो जनरली यहाँ पर जो टेम्परेचर मिलता है वो 750 डिग्री सेल्सियस या 750 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में मिलता है। ये टेम्परेचर जनरली वैरी करता है क्योंकि सन का लाइट कभी तेज होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कुछ होगा, कभी बादल कर देगा, कभी बारिश होने लगेगा। तो टेम्परेचर क्या होता है वैरी करता रहता है, जिसके कारण टेम्परेचर भी क्या करता है वैरी करता है, इसका टेम्परेचर भी क्या करता है वैरी करता है। तो जनरली जो इसका टेम्परेचर होता है वो 750 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होता है, जनरली 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है यहाँ पर का टेम्परेचर। ठीक है, फिर क्या होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा अभी नहीं देखिए, अभी देखिए क्या है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं फ्लूइड को पास करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा ओटेक मेथड, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, पिछले के सेमेस्टर में। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार देखिएगा कहीं से, एक बार यूट्यूब से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओटेक मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो अमोनिया होता है ओटेक मेथड में, नहीं तो ओटेक मेथड नहीं देने हैं तो उसको हटाइए, अभी कन्फ्यूज कर जाइएगा। उससे पहले इसका अच्छा है कि अमोनिया एक लिक्विड होता है, ठीक है। आपको अमोनिया क्या होता है, एक लिक्विड होता है। वो क्या होता है मतलब कि जब लो टेम्परेचर होता है ना तो वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है और उसको जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर पे इंक्रीज करा देते हैं वो गैस में बदल जाता है। वही फ्लूइड को यहाँ से पास करते हैं जनरली, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, वहाँ पर हम लिक्विड भी पास करते हैं, यहाँ पर से अमोनिया को भी पास कर सकते हैं। अमोनिया को पास करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर से लिक्विड अमोनिया जाता है और वो क्या होता है हीट एनर्जी को लेता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, वो जैसे ही गैस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग वहाँ पर लगा देते हैं नीचे में गैस टरबाइन और डायरेक्टली वो गैस टरबाइन को घुमाता है, गैस इंजन जो होता है उसको डायरेक्टली वो घुमाता है। यानी कि हम जनरली हम अमोनिया का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़े थे रैनकाइन साइकिल। रैनकाइन साइकिल में क्या होता था कि जो रैनकाइन साइकिल जो हम यूज करते थे उसी को मतलब जो वाटर यूज करते थे उसी को दोबारा फिर ये करके कूलिंग टावर से ठंडा कर करके, या ये कौन सा जो वहाँ पर होता था नीचे में कौन सा थी वहाँ पर एक पॉइंट होता था जिसका नाम है वहाँ पे नीचे में लो प्रेशर को लो टेम्परेचर को देता था स्टीम पावर प्लांट में, वहाँ पर उसी वाटर को हम क्या करते थे वापस में यूज करते थे, बार बार उसी वाटर को क्या करते थे यूज करते थे। उसका भी ध्यान से गया भी था यार, तो वो पॉइंट मतलब कि आप देख रहे थे क्या कि वाटर को ही उसी साइकिल में बार बार क्या कर रहे थे यूज कर रहे थे, यानी कि वाटर को यूज कर रहे थे, इसलिए उसको हम रैनकाइन साइकिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बार बार क्या करते हैं अमोनिया को गैस में बदलते हैं और गैस को वापस फिर से लिक्विड में बदल देते हैं और फिर उसी अमोनिया को फिर से यूज करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो साइकिल चलता है यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है जो मीडियम में क्या है गैस है, वहाँ पर क्या था वाटर था, यहाँ पर क्या है गैस है। जब गैस का मीडियम हम लोग यूज करते हैं तो उस साइकिल को हम कहते हैं ब्राइटन साइकिल। कौन सा साइकिल कहते हैं ब्राइटन साइकिल। वहाँ यूज करते थे रैनकाइन साइकिल, यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग ब्राइटन साइकिल। यहाँ पे ब्राइटन साइकिल होता था और एक प्रोसेस फर्दर होते जाता है, इसलिए यहाँ पे जो साइकिल यूज करते हैं ब्राइटन साइकिल यूज करते हैं। अब देखिए मेन पॉइंट देखते हैं क्या चीज कि जैसे ही मान लें यहाँ सन का लाइट पड़ेगा इस रिसीवर पे भी पड़ेगा और कभी कभी क्या होता है कि इस रिसीवर का जो शैडो बनता है परछाई जो बनता है छाया, अभी हम खड़े हैं देखिए मेरा छाया बन रहा है, तो इसी तरह से यहाँ पर जो सन के रास्ते में अगर इसके रास्ते में अगर रिसीवर पड़ेगा तो इस पर भी कुछ ना कुछ लाइट पड़ेगा और इसके कारण इस पर क्या होगा छाया पड़ेगा, शैडो बनेगा। हम ये कोशिश करते हैं ना कि रिसीवर को इस प्रकार से रखें, रिसीवर को इस प्रकार से रखें कि इस पे शैडो कम से कम बने, इस पे जो शैडो हो वो कम से कम बने, यानी कि यहाँ पर जो रिसीवर रखते हैं उसका जो शैडो होता है वो इस रिफ्लेक्टर पे कम से कम पड़े, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं। ये हो गया। फिर होगा जी इसको क्या करना है सन के ओर रोटेट करना है, मतलब इधर घूमना है, इधर सन घूम रहा है उसको घूमना है। अब मान लेते हैं इस रिसीवर को हम लोग कर देते हैं क्या हैवी, इस रिसीवर को कर देते हैं हम लोग भारी, तो क्या होगा ये अच्छा से घूम पाएगा नहीं। जैसे देखिए हम लोग कहीं चल रहे हैं, इधर उधर आगे पीछे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे कहीं चल रहे हैं, अभी तो आराम से चल जा रहे हैं, लेकिन सर पे थोड़ा सा हल्का सा बोझ डालें, 2 किलो का वजन डालें तभी आराम से चल लेंगे, 2 किलो का वजन डालेंगे तो भी आराम से चल लेंगे। लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं कि 50 किलो का बोरा मेरे पास माथा में लग गया है, सर पे लग गया है, 50 किलो का वजन डाल दिया जाए तो हम आसानी से चल फिर नहीं पाएंगे,
हम लोग आसानी से घूम नहीं, हम खुद आसानी से चल नहीं पाएंगे। वही बात रहेगा कि इसको घूमना है, सन को इजीली ट्रैक करना है। अब इस रिसीवर को हम लोग बहुत भारी कर देंगे तो क्या होगा कि आसानी से घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा। तो हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि जो रिसीवर है उसका जो वेट है वो कम से कम रखें। यानी ये हो गया, ये डिश हो गया, रिसीवर हो गया, यहाँ तक हो गया। रिसीवर का मास भी क्या करते हैं, कम रखते हैं। अब क्या होता है कि जो हम लोग जहाँ पे प्लांट बनाते हैं वहाँ पर सिर्फ एक ऐसा डिश यूज नहीं करते हैं, हजारों डिश वैसा यूज करते हैं। ये सिर्फ हम एक का यहाँ दिखा रहे हैं, जहाँ पर वो प्लांट बनाते हैं वहाँ पर जो डिश यूज करते हैं वो हजारों की संख्या में डिश का यूज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिश का यूज करते हैं। तो अब क्या होता है, इस डिश को क्या करना है, घूमना है। डिश इधर उधर ऊपर नीचे घूमेगा, ठीक है, इस तरह को ट्रैक करेगा। घूमने के दौरान क्या होना चाहिए कि एक डिश दूसरा डिश से टकरा नहीं जाए, इसलिए दोनों के बीच में एक प्रॉपर गैप रखते हैं। कम से कम इतना गैप रखते हैं कि वहाँ पर टकराए नहीं, यानी कि इस प्रकार से डिश का यूज करते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ तक तो हम लोग जान गए, यहाँ से लिक्विड को पास करते हैं, फ्लूइड को पास करते हैं, वो गर्म होता है और स्टीम को कन्वर्ट, स्टीम बनाता है। स्टीम बनाने के बाद वापस से क्या करता है, बिजली बनाने लगता है। वहाँ तक हम जानते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करके इसको हम लोग पैराबोलिक सिस्टम समझ गए हैं, लेकिन इसको इंजन सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, पैराबोलिक इंजन सिस्टम। तो क्या करते हैं, रिसीवर के पास हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर एक इंजन को रखते हैं जिसका नाम है स्टर्लिंग इंजन, जिसका नाम है स्टर्लिंग इंजन। ये स्टर्लिंग इंजन क्या होता है आपको पढ़ना है, आगे टॉपिक में है, आगे के टॉपिक में बताया जाएगा। लेकिन अभी समझिएगा कि यहाँ पर एक इंजन को रख देते हैं जिसका नाम है स्टर्लिंग इंजन। वो इंजन कैसे काम करता है कि जैसे ही उसमें हम टेम्परेचर को देते हैं, जैसे ही हम लोग उसको हीट को देते हैं, वो इंजन घूमना चालू कर देता है। जैसे आप पढ़े होंगे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल डालते हैं घूमना शुरू कर देता है, पेट्रोल इंजन डालते हैं, पेट्रोल इंजन को चलाते हैं, पेट्रोल से चलना शुरू कर देता है। उसी तरह यहाँ पर स्टर्लिंग इंजन है, एक हीट इंजन है। हीट इंजन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हीट को देते हैं, वो इंजन घूमना शुरू कर देता है। अब जैसे ही मान लीजिए वो इंजन घूमना शुरू कर दिया, अल्टरनेटर में तो खाली हमको घुमाना है, बस डायरेक्टली वहाँ से अल्टरनेटर कनेक्टर होता है और अल्टरनेटर से क्या बन जाता है, बिजली बन जाता है। यानी कि इस सिस्टम को हम लोग इस इंजन सिस्टम इसलिए भी कहते हैं कि इस रिसीवर के पास हम लोग क्या रख देते हैं, एक स्टर्लिंग इंजन भी रख देते हैं। स्टर्लिंग इंजन घूमने लगता है और उसके कारण वहाँ पे बिजली बनने लगता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट वहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ये हो गया स्टर्लिंग इंजन सिस्टम, मतलब स्टर्लिंग इंजन यूज कर लेते हैं। तब अब स्टर्लिंग इंजन कैसे काम करता है, कैसे वहाँ का टेम्परेचर मतलब कि कैसे वो घूमता है टेम्परेचर बढ़ने से, ये आपको आगे के टॉपिक में बताया जाएगा, आगे का टॉपिक में पढ़ना है। लेकिन अभी सिर्फ ये जानिए क्या, यहाँ पे एक इंजन रख देते हैं और इंजन से बिजली बनने लग जाता है, जिसके कारण इस सिस्टम को हम लोग पैराबोलिक इंजन सिस्टम भी कहते हैं या पैराबोलिक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं इसका कुछ अपना एक इफिशियंसी होगा। इफिशियंसी होगा कहने का मतलब है क्या, आप लोग समझ रहे होंगे ऊपर वाली इफिशियंसी। तो जब हम लोग यहाँ पर फ्लूइड को यहाँ से क्या करते हैं, इस रिसीवर से फ्लूइड को पास करते हैं, फ्लूइड को गर्म करते हैं, फिर उसको स्टोरेज टैंक में जमा करते हैं, फिर हीट वहाँ पर हीट एक्सचेंजर में वहाँ पर स्टीम को जनरेट करते हैं, स्टीम को जनरेट करके फिर टरबाइन को जब घुमाते हैं तब वहाँ पर क्या होता है, बिजली बनता है। तो उसका जो इफिशियंसी होता है वो लगभग 12 से 25% होता है, उसका इफिशियंसी 12 से 25% होता है। लेकिन जब हम लोग स्टर्लिंग इंजन का यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टर्लिंग इंजन का यूज करके बिजली को बनाते हैं, तो उसका इफिशियंसी लगभग 30% होता है। लगभग अबाउट में क्या होता है, लगभग 30% होता है। और ऐसे जब हम लोग यूज करते हैं फ्लूइड का तो वहाँ पे 12 से 25% का इफिशियंसी होता है। अब इसमें एक और टॉपिक जानते हैं जी, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। जो सीआर लिखे हैं, ये सीआर होता है कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। देखिए जो सीआर लिखे हैं वो है क्या, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो यहाँ से पता चल रहा है कि आर का मतलब पता चला ये रेशियो है, किस चीज़ का रेशियो है, तो देखिए समझते हैं। एरिया ऑफ एपर्चर, एरिया ऑफ एपर्चर मतलब आप नहीं समझते थे, हाँ सही समझिए, एरिया ऑफ रिफ्लेक्टर। लेकिन इसमें जो ये है क्या है, सरफेस जो है ये जो इससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, एरिया ऑफ रिफ्लेक्टर यानी कि इसका एरिया डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बर एरिया। देखिए ये जो एब्जॉर्बर है उसका एरिया, मतलब ये जाहिर सी बात आपको देख के लग रहा ही होगा कि ये एरिया बहुत ही बड़ा होता है, ये एरिया थोड़ा छोटा, बहुत छोटा होता है, इसके कंपेयर में बहुत छोटा होता है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो होता है वो एरिया ऑफ एपर्चर मतलब कि जो एरिया ऑफ जो रिफ्लेक्टर है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ये एब्जॉर्बर जो है वो होता है, यानी कि एरिया ऑफ इसका एरिया डिवाइडेड बाय इसका एरिया। तो आपको देख ही लग रहा होगा इसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा, इसका एरिया बहुत ही छोटा है, तो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। तो पैराबोलिक डिश सिस्टम में, ये जो पैराबोलिक डिश सिस्टम है इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो होता है वो लगभग कितना होता है, 1000 से लेकर के 5000 के बीच में वैरी करता है। इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ऐसे थोड़ा सा घटा देंगे तो वैरी कर जाएगा, लेकिन एक एवरेज रखा गया, एक रेंज रखा गया, कितना बढ़ा सकते हैं कितना घटा सकते हैं। तो जनरली जो ये रखा गया है वो 1000 से लेकर 5000 के बीच में रखा गया है। ऑप्शन में कितना बार बहुत जगह पे 2000 दे देता है, 2000 या 2000 से ज़्यादा ही,
ठीक है ना। तो यानी कि जो रेंज है वो 1,000 से लेकर 5,000 तक है। ऑप्शन में कहीं कहीं 2,000 या 2,000 से ज़्यादा भी दे देता है, तो आप ये याद रखिएगा। यानी कि इसका पूरा डिटेल हम बता दिए कि लाइट को कैसे जमा कर रहा है, कि लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जा रहा है, फोकस से जाकर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और टेम्परेचर को इंक्रीज करके वहाँ पर कैसे वहाँ पर फ्लूइड को गर्म कर रहा है, कैसे वहाँ पे स्टर्लिंग इंजन जो है, वहाँ पर इंजन लगाए हैं वो ऑपरेट कर रहा है। यानी कि एक पॉइंट पे यहाँ पर जमा करके और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर लाइट को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते रहे हैं। यहाँ पर एक CSP का टाइप ये भी खत्म हो गया। इसमें इसका सारा डिटेल, इसका सारा का सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो उनसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।